बच्चों, आज हम पुनः आपके पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में सामाजिक एकता की अवधारणा जो दुर्खीम के श्रम विभाजन टॉपिक से ही संबंध रखती है उस पर चर्चा करेंगे। सामाजिक एकता की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडरिटी। सामाजिक एकता की अवधारणा समाजशास्त्रीय जगत में दुर्खीम का एक अनुपम और अद्वितीय योगदान माना जाता है। दुर्खीम के अनुसार समूह का विकास उसकी एकता में निहित होता है। यह एकता सर्वोच्च शक्ति है तथा व्यक्ति इसी एकता का एक अंग माना जाता है। समाज और व्यक्तियों में पाई जाने वाली समानता और भिन्नता दोनों समाज में एकता उत्पन्न करती है। समानता एवं भिन्नता दोनों ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा करके निकट आने के लिए प्रेरित करती है। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक एकता एक नैतिक है। यह कोई मूर्त वस्तु नहीं है, वरन समाज के सदस्यों की मानसिक स्थिति में निवास करती है। सामाजिक एकता की स्थिति एवं स्वरूप में जनसंख्या के आकार और श्रम विभाजन के स्वरूप के आधार पर समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। तो बच्चों, इसी आधार पर समाज में दो प्रकार की एकता के रूप जन्म लेते हैं, जिनमें एक है यांत्रिक एकता और दूसरी है सावयवी एकता। यांत्रिक एकता अर्थात मैकेनिकल सॉलिडरिटी, सावयवी एकता अर्थात ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। अब मैं इन दोनों प्रकार की एकता के जो प्रकार हैं उन पर प्रकाश डालती हूँ। इससे आपको एकता समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम लेते हैं यांत्रिक एकता। यांत्रिक एकता समानता से उत्पन्न होने वाली एकता है, अर्थात जिन समाजों में जितनी अधिक समानता होगी उतनी ही अधिक एकता सुदृढ़ होगी। ठीक है, ये समानता से बढ़ने वाली एकता है। दूसरा देखिए, व्यक्ति का इसमें द्वितीयक स्थान होगा, इसका मतलब है समाज का पहला स्थान है। तीसरी बात क्या है, इस तरह की एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है। व्यक्ति की नहीं चलती है, समाज की चलती है। सामूहिक चेतना बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली होती है। व्यक्ति को वो सब करना पड़ता है जो समाज चाहता है। चौथी बात देखिए, इसमें दमनकारी कानून पाए जाते हैं। जहाँ मैकेनिकल सॉलिडरिटी होगी वहाँ दमनकारी कानूनों का संचालन होगा। और एक और बात देखिए, नैतिकता। इस तरह की एकता वाले समाजों में नैतिकता का बोलबाला होता है। नैतिकता बहुत बलशाली प्रभावी होती है। ठीक है, अब देखिए एक और बात देखिए, इसमें राजनीतिक जीवन जो है कैसा होता है, सामूहिक। व्यक्ति की नहीं चलेगी, समूह की चलेगी। आर्थिक संगठन कैसा होता है इनका, इस तरह के जो एकता वाले समाज हैं उनमें आर्थिकी भरण पोषण वाली होती है, अर्थात आर्थिक व्यवस्था भरण पोषण करने वाली ही व्यवस्था होती है। एक और बात इसमें है, धार्मिक संगठन बहुत सशक्त होता है, धर्म का बोलबाला होता है। सारी चीज़ें
धर्म से ही संचालित होती हैं। इसके साथ इसमें अपराध सामूहिक भावना पर आघात माने जाते हैं। इसका मतलब है अपराधों को इस तरह के समाजों में सहन नहीं किया जाता है। एक और ख़ास बात देखिए यांत्रिक एकता वाले समाजों की, कि श्रम विभाजन और विशेषीकरण का इसमें अभाव होता है। अब मैं आपको दूसरे वाले समाज की तरफ लेके चलती हूँ, वो है सावयवी एकता वाले समाज। अर्थात सावयवी एकता को आप पहचानेंगे कैसे? तो इसमें देखिए सावयवी एकता विभिन्नता में एकता उत्पन्न होती है। समाज में अन्योन्याश्रितता में वृद्धि होती है, यानी सब लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। इन समाजों में जितनी अधिक विभिन्नता होगी उतनी ही अधिक एकता बढ़ेगी। इसमें एक और बात देखिए, विभिन्न व्यवसायों का विकास हो जाता है। सामूहिक प्रतिनिधान कार्य करते हैं और यहाँ पर प्रतिकारी कानून प्रभावशाली होते हैं, वही संचालित होते हैं, प्रचलन में वही होते हैं। आर्थिक संगठन इनका कैसा होता है? विकसित होता है, विशेषीकरण लिए वाला होता है, बहुत सारे व्यवसाय होते हैं यहाँ पर। राजनीतिक व्यवस्था कैसी होती है? यहाँ पर सामूहिक नहीं है, व्यक्तिगत है। धार्मिक संगठन वीक हैं, कमज़ोर हैं। यहाँ धर्म कैसा हो जाता है? एकेश्वरवाद और बहुदेववाद में संक्रमण वाला हो जाता है। धर्म की वैल्यू कम है और श्रम विभाजन और विशेषीकरण का बहुत अधिक प्रभाव इस तरह की एकता वाले समाजों में पाया जाता है। सरल, अब मैं इन दोनों के उदाहरण आपको बताती हूँ। मैकेनिकल सॉलिडरिटी अर्थात यांत्रिक एकता वाले समाज कैसे होते हैं? सरल समाज होते हैं, जैसे गांव, छोटे छोटे ग्राम, झुंड, खानाबदोश, जनजातीय समाज, वो यांत्रिक एकता के सर्वोत्तम उदाहरण माने जाते हैं। ये अविकसित हैं, सरल समाज है। दूसरी तरफ विकसित समाज जो हैं वो सावयवी एकता के उदाहरण हैं, जिनमें नगर हैं, महानगर हैं, राजधानियां हैं इत्यादि। ठीक, अब मैं आपके लिए यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में थोड़े से अंतर बताती हूँ। डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। अब एक एक करके ध्यान से सुनिए। यांत्रिक एकता व्यक्ति को बिना मध्यस्थता के सीधे समाज से जोड़ती है, जबकि सावयवी एकता में ऐसा नहीं होता। सावयवी एकता में सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता समाज से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। ठीक है, पहला अंतर समझ आ गया। दूसरा देखिए, यांत्रिक एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता है, जबकि सावयवी एकता का आधार भिन्नता है और विशिष्टता है। ठीक, दूसरा अंतर आपको समझ आया। तीसरा देखिए, यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानूनों में होती है, जबकि सावयवी एकता की अभिव्यक्ति प्रतिकारी कानूनों में दिखाई देती है। ठीक है, एक अंतर ये भी हो। और देखिए, यांत्रिक एकता सामूहिकता पर बल देती है, जबकि सावयवी एकता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। सावयवी एकता व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देती है। यांत्रिक एकता की तुलना निर्जीव और अचेतन वस्तुओं से की जाती है, जबकि सावयवी एकता में ऐसा नहीं है। सावयवी एकता की तुलना शरीर से की गई है। ये मुख्य अंतर थे जो मैंने आपको बताए, और मुझे उम्मीद है कि आपको सामाजिक एकता नामक टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे बेझिझक व्हाट्सएप के माध्यम से
ऑनलाइन के माध्यम से या मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं उसको दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक मुझसे पूछिए और उसका सॉल्यूशन लीजिए। ठीक है, अब आप इसको तैयार कीजिए और कल हम दुर्खीम के ही इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें श्रम विभाजन के कारण और परिणामों पर प्रकाश डालेंगे। ओके, थैंक यू।